हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम जो अपना सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस, उसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा लंबा है, इसको आपने ध्यान से देखना है और अगर कोई आपको डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। अब सबसे पहली चीज आती है कि सॉल्यूशन है क्या। देखो बेटा, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो आपका सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर। अब जब हम डिजॉल्व करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि सॉल्वेंट जो होता है सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या करता है, तोड़ देता है, उनको अलग अलग कर देता है और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सॉल्वेंट के अंदर। अब हम कैसे पता लगाएं कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो जिस सब्सटेंस के अंदर ज्यादा ग्रेटर अमाउंट की है या जो ज्यादा अमाउंट के अंदर है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जिसके अंदर कम अमाउंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके दो कंपोनेंट है, वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। जो हमारा लेसर अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट और जो हमारा ज्यादा अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे बेसिकली जो है 7-8 तरह के हो सकते हैं। जैसे ये हमने सॉल्वेंट अगर गैस ले लिया तो 3 तरह के सॉल्यूशन ये हो सकते हैं। एक हम सॉल्वेंट लिक्विड के ले सकते हैं या सॉलिड के ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हमारे ये 7 मेन टाइप्स के जो है सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब जैसे गैस इन गैस का एग्जांपल आपकी एयर है, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल आपका ऑक्सीजन इन वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल आपका अल्कोहल इन वाटर है। इसी तरह से सॉलिड इन लिक्विड, हम पानी के अंदर नमक मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। इसी तरह से गैस इन सॉलिड, तो दैट इज हाइड्रोजन पैलेडियम। हाइड्रोजन के जो पैलेडियम होता है, जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उन पोर के अंदर गैस जो है हाइड्रोजन है या और नाइट्रोजन है वो उसमें फिल्ड हो जाती है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। तीसरा जो है हमारा एक और है लिक्विड इन सॉलिड। तो मरकरी जो है सिल्वर के अंदर जो होती है, जो अमलगम जिसको हम कहते हैं, दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। इसी तरह से सॉलिड इन सॉलिड, सिल्वर इन गोल्ड, गोल्ड के अंदर अगर हम सिल्वर को मिला दें तो वो भी एक सॉल्यूशन है सॉलिड इन सॉलिड का। नाउ एक हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो ये बेसिकली है क्या। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जब हम किसी में पानी में कोई चीज मिला रहे हैं, कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं और वो उसमें घुलना बंद हो जाए, यानी जितनी मैक्सिमम हम उसके अंदर वो चीज घोल सकते थे, अगर वो मैक्सिमम उसके अंदर डिसॉल्व हो गई है अब और नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेशन बेसिकली ये बताता है कि अब इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता या उसकी कितनी अमाउंट जो सॉल्यूट की थी वो उसके अंदर मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती थी। और जब हम पहले इसमें डाल रहे थे तो वो डिसॉल्व हो रहा था, तो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और मान लो जब ये इसके अंदर हमने डिसॉल्व कर दिया, बंद हो गया अब डिसॉल्व होना, और हम इसको हीट करें तो वो चीजें और डिसॉल्व हो सकती है, थोड़ी मात्रा में और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है एक डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम में। जब हम इसमें और सॉल्यूट मिलाते जाएंगे तो जो पहले से डिसॉल्व है वो इसमें से बाहर निकलते जाएंगे और इसके अंदर डिसॉल्व होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप और जो मिला रहे हो वो नीचे डिपॉजिट हो रहा है, जो आपने पहले मिलाया था वो नीचे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी ये प्रोसेस चल रहा है, कुछ नए सॉल्यूट डिसॉल्व भी हो रहे हैं और कुछ जो पहले डिसॉल्व हो रखे थे वो बाहर भी आ गए। इसी तरह से ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सुपर सैचुरेटेड मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो हम चाशनी बनाते हैं तो उसके अंदर जब शुगर मिलाते हैं तो कुछ टाइम के बाद शुगर डिसॉल्व होनी बंद हो जाती है, तो अगर हम उसको हीट कर दें तो कुछ और डिसॉल्व हो जाएगी। तो जो और बाद में हीट करने के बाद डिसॉल्व हुई है दैट इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब उसको अगर हम ठंडा कर देंगे तो जो हमने एक्सेस मिलाया है वो उसके अंदर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब हमारे जो सॉलिड सॉल्यूशन के जो अलॉयज हैं, जो हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मेन हमारा जो सॉल्वेंट है दैट इज सॉलिड। तो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है सॉलिड इन सॉलिड। तो हमारे जितने भी अलॉयज हैं वो दोनों ही सॉलिड से बनते हैं। जैसे ब्रास है कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है, व्हाइट गोल्ड है सिल्वर और प्लेटिनियम से बना हुआ है, सॉरी गोल्ड और प्लेटिनियम से बना हुआ है। एक आपका अमलगम है
अमरगम जो है वो मरकरी विद एनी वन ऑफ द मेटल्स, कोई भी अलग मेटल मरकरी के साथ में, उसको हम अमलगम कहते हैं। तो जो डेंटल वर्क्स होते हैं, यानी दांतों में फिलिंग्स वगैरह कम करनी होती है, तो वहां पे अमलगम को यूज किया जाता है। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? देखो, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है एक तो प्रेशर, एक टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का इंटरेक्शन। ये तीन मेन फैक्टर हैं जिसके कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। नाउ सबसे पहली बात, तो सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? सॉलिड और लिक्विड अगर हमारे सॉल्यूट्स हैं, अगर हम उसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर गैप ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस गैप के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट आपके जुड़ सकते हैं। जो प्रेशर है उसका कोई इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे नहीं पड़ता, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट्स की। अब गैसेस के ऊपर आओगे तो गैसेस पे आप देखोगे ट्रेंड बिल्कुल उल्टा है। टेम्परेचर अगर आप राइज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों घटेगी? गैस के मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, उनके अंदर पहले भी काइनेटिक एनर्जी थी, अब और ज्यादा आ जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसी तरह से अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे हम जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल करते हैं तो हम हाई प्रेशर पे करते हैं, ठीक है, तो उसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। तो इसी से निकल के हमारा एक लॉ आया, दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ बेसिकली कहता है मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ही मास ऑफ गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा। उसको हम आगे पढ़ेंगे। नाउ कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को? सबसे पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर दोनों हमारा सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी पोलर हैं तो डिसॉल्व हो जाएंगे, दोनों ही नॉन पोलर है तो डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे विटामिन ए है वो नॉन पोलर में सॉल्युबल है, क्योंकि विटामिन जो है ए जो है वो फैट के अंदर सॉल्युबल होती है और जो कंपाउंड विटामिन ए का है दैट इज फैट सॉरी। इसी तरह से विटामिन सी जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला केस है कि जो कंपोनेंट हम मिला रहे हैं वो सेम है तो मिल जाएगा, और उनकी दोनों की प्रॉपर्टी अलग है तो नहीं मिलेगा। जैसे पानी में आपने नमक मिलाया, मिल जाएगा, क्योंकि नमक भी पोलर है, पानी भी आपका पोलर है, नमक तो बल्कि आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर हम ऑयल मिलाना चाहें पानी में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑयल क्या है? नॉन पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के कारण वो डिसॉल्व होते हैं। अब आप कहोगे कि एक्सेप्शन भी है, ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व हो जाता है जबकि नॉन पोलर है ग्लूकोज। वो इसलिए होता है कि वो वाटर के अंदर जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। इसीलिए कुछ सब्सटेंस जो पानी में नॉन पोलर होते हुए भी डिसॉल्व हो रहे हैं तो उसका रीजन यही है कि उनके अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वो वाटर के साथ में फॉर्म कर रहे हैं। नाउ फैक्टर कौन कौन से हैं और जो अफेक्ट करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज पानी में सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि वो एक नई स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना लेता है। साइक्लोहेक्सेन है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस कारण से वो कुछ सब्सटेंस सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ सॉल्यूट में डिसॉल्व सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिसॉल्व सॉल्यूट नहीं होते। नाउ गैसेस इन सॉल्यूशन। अभी मैंने जैसे आपको बताया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग मास। लार्ज अगर मॉलिक्यूल है तो उसमें स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्स होगी और उसके कारण उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे N2 है, CO है, O2 है, आर्गन है, क्रिप्टन है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो क्रिप्टन की होगी, फिर आर्गन की होगी, क्योंकि इनका साइज नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज्यादा है। ज्यादा बड़ा साइज होगा तो वन बाय फोर्स ज्यादा होंगी और उतनी ही उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ ये हमारा हेनरी लॉ जो हमने अभी पढ़ा था कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मोर द प्रेशर मोर विल इट्स सॉल्युबिलिटी। तो S क्या है? सॉल्युबिलिटी है। P जो है प्रेशर है, ठीक है। और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। बाद में जो डाल्टन था उसने हेनरी लॉ में थोड़ा सा करेक्शन किया था और उसको एडवाइस किया था कि इट इज बेटर टू यूज कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ मोर फ्रैक्शन एज कंपेयर टू मास की बजाय उसको मोर फ्रैक्शन में अगर हम ले तो वो ज्यादा बेटर है। तो हम इसको बेसिकली यूं भी कह सकते हैं कि जो आपका P है
ये P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। P क्या है? प्रेशर, और x क्या था? उसका मोल फ्रैक्शन, और KH क्या है? दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो x की वैल्यू कम होगी, सॉल्बिलिटी कम होगी, और अगर KH की वैल्यू कम है तो सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। अब टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो हायर अगर होगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो ज्यादा बबल्स देते हैं अगर हम उनको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें तो, ठीक है। इसी तरह से जो वार्म लेक्स हैं उनके अंदर O2 जो है लेसर अमाउंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू कूल लेक्स। जो ठंडी लेक्स वगैरह होगी उनमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। नाउ देखो, अब यहां पे एक ट्रेंड देखोगे आप, NaNO3 की सॉल्युबिलिटी जो है विद राइज इन टेम्परेचर घट रही है, सॉरी बढ़ रही है, जबकि यहां पे एक और आप देखोगे इसमें नहीं है वो, देखो कुछ की जो है बिल्कुल नीचे जा रही है, ठीक है। टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, सॉल्युबिलिटी घट रही है। एक और चीज होती है इसमें, तो जैसे आपके दो ही तरह के ट्रेंड है, या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज किसकी होगी सॉल्युबिलिटी? जो एंडोथर्मिक होंगे, जो रिएक्शन एंडोथर्मिक होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर इंक्रीज होगी, और जो एक्सोथर्मिक है, जो पहले से हीट निकाल रहे हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी विद राइज इन टेम्परेचर क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक और होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, जैसे Na2CO3.NH2O। तो उनके अंदर जो ट्रेंड होगा उसके अंदर बेसिकली पहले जो देखो इसमें पीक आएगा, एक सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और उसके बाद विद राइज इन टेम्परेचर ये घटने लग जाएगी। तो ये किस में होता है? जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, जैसे Na2CO3.NH2O है, या कोई और है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, उनके अंदर इस तरह का ट्रेंड आएगा। तो ये तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक जिनका राइज टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़े वो होंगे एंडोथर्मिक, और जिनके अंदर सॉल्युबिलिटी जो है घटे वो आपके एक्सोथर्मिक, और जिसमें पहले बढ़े फिर घटे दैट इज आपके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब कौन सी चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं, कौन सी नहीं डिसॉल्व हो सकती है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर सेम टाइप है उनके जो नेचर है तो डिसॉल्व हो जाएंगे, या फिर वो कोई पर्टिकुलर टाइप की नई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं। ये वही हमारे ग्राफ हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम कैसे रेट ऑफ डिसॉल्विंग को बढ़ा सकते हैं? या तो आप उनको शेक करें या उसको हीट करें, यानी टेम्परेचर राइज करें, इस तरह से हम उनकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी मेन जो चीजें हैं कि हम इनको कंसंट्रेशन जो भी हम पढ़ते हैं, किसी में सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है सॉल्वेंट में, तो किन किन टर्म्स में हम उसकी कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। पहला है मास परसेंटेज, मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास इनटू में 100। इसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में 10 की पावर 6 जीरो होते हैं, तो हमने वही किया है, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इनटू में 10 की पावर 6। बिलियन में लेना है तो आपके 10 की पावर 9। मोल फ्रैक्शन क्या है? जो हमारा जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना, देखो दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और बाकी नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि XA प्लस में XB विल बी इक्वल टू 1। ये परसेंटेज बाय मास है, जो ये फॉर्मूले हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अगर दोनों ही हमें किसमें दिए हुए, मास बाय मास या वेट बाय वेट। इसी तरह से परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कि सॉल्यूट का भी वॉल्यूम पता है, सॉल्वेंट का भी पता है, तो उसका आपको मान लो परसेंटेज निकालना है, तो वो इस फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। जो हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो है आपका मोलरिटी और मोलैलिटी। तो मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, किसके? सॉल्यूट के। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, अगर आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मिलाया है तो उसकी मोलरिटी हो जाएगी 1, या 1 मोलर का सॉल्यूशन। इसकी जो यूनिट है दैट इज मोल्स पर लीटर, क्योंकि आपने ऊपर मोल लिया है, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है, तो इसकी यूनिट मोल्स पर लीटर। ये आपको एक क्वेश्चन करके बताया हुआ है, तो इसको आपने फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को खुद ही अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद इसको आंसर को मैच करना है। कहीं गड़बड़ हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको बेटा खुद करनी पड़ेगी,
जो भी हमारे मोलरिटी है, मोलेलिटी है, नॉर्मेलिटी है, इनके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी हैं और इनके अंदर क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई करेंगे। इसमें मोलेलिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये एक और क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है। मोलेलिटी, मोलेरिटी, मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोलेलिटी रह गया। मोलेलिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। दो अंतर हैं, एक तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी, लीटर नहीं है, पर केजी है। दूसरा वहां पे हमने पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिया था, यहां पे हम ले रहे हैं पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे हमने सॉल्वेंट लिया है। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। अब जैसे एक क्वेश्चन है 20% बाय मास, तो इसका मतलब है 20 ग्राम तो आपका सॉल्ट हो गया और बाकी 80 ग्राम जो है वो आपका वाटर हो गया। तो उसी हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपने जो मोलरिटी है, मोलेलिटी है, हमने जो इसके अंदर अभी तक पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट डालते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इनकी कंसंट्रेशन को हम किस उनके अंदर रख सकते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है मोलरिटी और मोलेलिटी का कौन सा बेटर है। तो बेटर जो है वो आपका मोलेलिटी है। क्यों है कि उसके अंदर मोलेरिटी में हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम, और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सुबह कुछ और मोलेलिटी आएगी, सॉरी मोलेरिटी आएगी, शाम को कुछ और आएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो आपके जो मोलेरिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो मोलेलिटी इज बेटर एज कंपेयर टू मोलेरिटी बिकॉज मोलेरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरी चीज, अगर हम ये निकालना चाहें कि कौन सा ज्यादा कंसंट्रेट होगा, 1 मोलल या 1 मोलर, तो अगर दोनों का नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिए हुए हैं तो आपके 1 मोलर विल बी मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू 1 मोलर। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर आप ढूंढना कि क्यों होता है ऐसा, वाई 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू 1 मोलर, ठीक है। और इसका आंसर फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, एक हमने इसमें हेनरी लॉ पढ़ा है, तो हेनरी लॉ कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, ये आपने जरूर करने हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप इसको ढंग से एक एक पॉइंट्स को ढंग से पढ़ना, जिसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी, ये चीज़ें भी आपने इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। थैंक यू।